फिजिक्स की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। ये वीडियो खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एयर फोर्स, नेवी, रेलवे में ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं, तो इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन सहित मैं आपको समझाऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नज़र आता है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम इस तरीके से देंगे, जब भी चमकने की बात आए, हवा का बुलबुला है और पानी में कह रहा चमकता है, तो ये कभी भी आप परावर्तन की वजह से आप सही नहीं करेंगे। अपवर्तन और विवर्तन की यह तो कोई बात ही नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो परावर्तन ये सोचते हैं कि परावर्तन की वजह से चमकता है, लेकिन ऐसा नहीं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से संभव है, क्योंकि पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही जहाँ पर प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है वो स्थान, वो सतह चांदी की तरह चमकने लगती है। तो इसलिए इसका यही आंसर सही रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अशुद्धि के रूप में किसे मिलाया जाता है। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप का अर्धचालक होता है और दूसरा पी टाइप का अर्धचालक होता है। जानकारी के लिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि जो एन टाइप का अर्धचालक होता है इसमें आवेश वाहकों का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं, और जो पी टाइप के अर्धचालक होते हैं उसमें आवेश वाहक का कार्य कोटर करते हैं, और कोटर धनावेशित कण होते हैं। तो क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये बेसिक जानकारी आप लोगों के लिए है, रिवीजन जरूरी होता है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है और उससे एग्ज़ाम भी नहीं निकलते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास ये है कि जो एन टाइप का अर्धचालक है इसमें अशुद्ध के रूप में किसे मिलाया जाता है। तो ये भी यहाँ पे जानकारी आपको होनी चाहिए कि आखिर अशुद्धि मिलाई क्यों जाती है। देखिए, किसी भी अर्धचालक में अशुद्धि हम इसलिए मिलाते हैं ताकि उसकी चालकता को बढ़ा सकें, वो हरदम के लिए चालक बन जाता है। तो एन टाइप अर्धचालक में फास्फोरस मिलाया जाता है, जर्मेनियम मिलाया जाता है। तो इस प्रकार के अशुद्धियाँ एन टाइप के अर्धचालक में मिलाई जाती हैं। और अगर पी टाइप का अर्धचालक है तो एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनको हम मिलाते हैं। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस, ये सब चीज़ें एन टाइप के अर्धचालक में मिलाई जाती हैं। तो हमारा चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के अलावा कौन कौन से होते हैं? बिस्मथ होता है, एंटीमनी होता है और फास्फोरस, ये तीन और होते हैं। इनको भी आप याद रख सकते हैं या अपने नोटबुक में इनको नोट कर लें, ये चीज़ें आती रहती हैं। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ताप वैद्युत युग्म जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो ताप वैद्युत युग्म ये सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है, तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, वोल्ट मीटर में नहीं हो सकती है, क्योंकि वोल्ट मीटर किसी परिपथ के दो सिरों के बीच का विभवांतर नापता है। अमीटर ये किसी परिपथ में बहने वाली धारा को एम्पियर में नापता है। और विद्युत बल्ब आप लोग जानते हैं कि ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। तो जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है ये वोल्टामीटर में संभव है, इसलिए इसका विकल्प वोल्टामीटर ही सही रहेगा। और इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। घंटा किसका मात्रक होता है? समय का। तो आई और टी, यानी एम्पियर के लिए आई हमने लिख लिया, धारा का मात्रक है, और घंटा समय का होता है, इसके लिए टी। और ये फार्मूला होता किसका है? ये तो आवेश क्यू का होता है। यानी कि एम्पियर और घंटा ये आवेश क्यू का मात्रक है, और आवेश
का जो मात्रक होता है कूलाम भी होता है। तो यहाँ पे अगर आप मात्रक है तो इसका जो दूसरा विकल्प है वही सही हो जाएगा, यानी इसका ये आवेश का मात्रक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे वोल्ट मीटर ना हो करके यहाँ पे धारा मापी होना चाहिए था, गैलोनोमीटर होना चाहिए था। तो एक धारा मापी को अमीटर में हम कैसे बदलते हैं? तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा शंट डाला जाता है, छोटा सा प्रतिरोध डाला जाता है। तो इससे होता क्या कि जो धारा मापी होता है वो फिर अमीटर में बदल जाता, तो ये इतना पूरा अमीटर हो जाता है। और ये जब किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में डाल दिया जाता है तो ये उस परिपथ में बहने वाली धारा को सीधे एम्पियर में पड़ता है। तो ये चीज़ें जहाँ विकल्प में होगी वही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर ना पढ़कर यहाँ पे हम लोग धारा मापी पढ़ेंगे। धारा मापी को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, धारा मापी में कम प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी इसका जो पहला विकल्प है वो इसका सही हो जाएगा। तो पहले विकल्प को हम लोग सही कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के बीच में कलांतर कितना होता है? तो आप यहाँ पे तैयार कर लीजिए कि एक ऐसा परिपथ, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और इसका संबंध एक प्रेरकत्व कुंडली से है, एल प्रेरकत्व की कुंडली से। तो यहाँ पे धारा और वोल्टेज के बीच में ये धारा स्मॉल आई को शो करता है और ये यहाँ पे ऐसे वोल्टेज होता है। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कलांतर होता है, यानी कि जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। तो जहाँ भी 90 अंश रहेगा वहीं विकल्प को हम सही करेंगे, यानी 90 अंश मतलब होता है π/2। तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणों के गुण वैसे ही हैं जैसे, एक्स किरणों के गुण। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो एक्स किरणें होती वो होती क्या हैं। एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एल्फा किरणें धनावेशित होती हैं, बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं, गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं और कैथोड किरणें जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती हैं, यानी ऋणावेशित होती है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय हैं तो गामा किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन रहेगा वो हमारा सही हो जाएगा, गामा किरणें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु यदि ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये उत्तल दर्पण होता है, जिसकी भीतरी सतह पर पालिश होती है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और ये इसका होता है ध्रुव, इसको हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है इस जगह, तो कह रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जहाँ पर ध्रुव पर अगर कोई वस्तु रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी ध्रुव पर ही बनेगा। तो यही वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्रुव पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्न में से कौन प्रकाश की तरंग प्रकृति का उदाहरण नहीं है? प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, विवर्तन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश तरंग है, व्यतिकरण इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश तरंग है, ध्रुवण की जो घटना होती वो भी इस बात की पुष्टि करती है कि प्रकाश एक तरंग है। लेकिन जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसका जो 4th ऑप्शन है, ये इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि प्रकाश एक तरंग है। तो इसमें जो 4th ऑप्शन, इसमें करा कौन उदाहरण नहीं है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही विकल्प प्रकाश की तरंग प्रकृति के उदाहरण हैं। लेकिन जो चौथा विकल्प है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रकाश है वो फोटानों के रूप में चलता है, प्रकाश फोटान के रूप में चलता है,
यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि प्रकाश फोटान के रूप में इस प्रकार से छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। ये यहाँ से पता चलता है प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो चौथा ही जो विकल्प है वही सही माना जाएगा इसमें। और इसका अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल पर ताप का परम शून्य मान है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन रिपीट बहुत ज़्यादा होता है और इस पर कन्फ्यूज़ भी बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड को ही अपना विकल्प मान लेते हैं। परम शून्य, जैसे परम शून्य देखते हैं तो वो 0 पर अपना टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेल्सियस स्केल की बात करा, केल्विन की नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे केल्विन की बात करता, केल्विन पैमाने की, तो 0 सही हो जाता, लेकिन बात डिग्री सेंटीग्रेड की हो रही, सेल्सियस की हो रही है, इसलिए माइनस का 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि वायु में ध्वनि का वेग होता है। अब वायु में जो ध्वनि के वेग का फार्मूला होता है वो v √ गामा पी अपान में डी होता है। यानी जो ध्वनि की चाल होती है वो घनत्व पर निर्भर करती है और v घनत्व पर निर्भर करती है और v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√में डी। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है दोनों में, यानी अगर घनत्व ज़्यादा तो ध्वनि की चाल कम, घनत्व अगर कम तो ध्वनि की चाल ज़्यादा। तो क्वेश्चन में करा कि वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो यहाँ पे 2 प्रकार की वायु की बात कर रहा है, एक शुष्क वायु है और दूसरी आर्द्र वायु है। आर्द्र वायु का जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसलिए ध्वनि की चाल आर्द्र वायु में अधिक होती है और शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कम होती है। तो ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं अगर उन पर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शुष्क वायु में आर्द्र वायु से अधिक होती है। ऐसा नहीं होता है। जो शुष्क वायु होती है इसमें चाल कम होती है और आर्द्र जो वायु होती है इसमें चाल अधिक होती है, इसमें चाल अधिक होगी। दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, गामा पी अपान में डी, फार्मूला ऐसा होता है। लेकिन ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम यहाँ पे अनुक्रमानुपाती पर ध्यान नहीं देंगे। ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, तो जो ध्वनि की चाल होती है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम सही मान के चलेंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ द्वारा बीटा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूज भी बहुत सारे लोग होते हैं। मान लीजिए कि ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है, तो रेडियोएक्टिव पदार्थ से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। एक निकलती है अल्फा, दूसरी निकलती है बीटा और तीसरी जो किरण निकलती है वो गामा निकलती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये निकलती क्या कहाँ से हैं। अब बीटा किरणें ये नेगेटिव होती हैं, अल्फा ये पॉजिटिव होती हैं और गामा पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होती हैं। तो कह रहा बीटा किरणें, जो पहला ऑप्शन है कह रहा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, ऋणावेशित कण है ये। नाभिक के चारों कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी अपनी जानकारी कर लीजिए कि जो बीटा किरणें होती हैं वास्तव में ये इनको हम इलेक्ट्रॉन से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये नाभिक के चारों ओर जो बाहरी कक्षा होती है वहाँ के इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो बीटा किरणें होती हैं, जो इसका नाभिक होता है न्यूक्लियस, तो नाभिक के भीतर से निकलने वाले ये कण होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी सही माना जाएगा, नाभिक के द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। तो बीटा जो किरणें होती हैं इनको इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, लेकिन ये नाभिक के जो बाहर की कक्षा वहाँ के इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये नाभिक के भीतर के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये यहाँ पे आप अपना कन्फ्यूज़न दूर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। ये डिफिनीशन ही है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर दें तो जितनी ऊर्जा उसे प्राप्त होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है,
यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, करा कि पृष्ठ तनाव की विमाएँ होती हैं। तो पृष्ठ तनाव की फार्मूले पर हम ध्यान दें, T=F/L, यानी सबसे ऊपर हमें बल की विमा लिखना है mLT⁻² और नीचे L मीन्स L रहेगा, L से L कट जाएगा और MT⁻² बचेगा केवल। तो जिस विकल्प में MT⁻² होगा, जैसे इसका 4 ऑप्शन है, इसमें MT⁻² है, तो इसका जो 4 ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक की विमा कितनी होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन जब भी हम पढ़ाई करें तो बीच बीच में अपने कोर्स को रिपीट भी करते रहें। चाहे क्वेश्चन जितना सरल हो, लेकिन रिपीट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पे बहुत दबाव में होते हैं। ऐसे में सरल से सरल प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। तो श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है, तो याद रखिए mL−T−, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यही श्यानता गुणांक की विमा है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। कौन सी ऐसी घटना है जिससे ये पता चलता है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। विवर्तन से तो केवल हमें ये पता चलता है कि तरंग, विवर्तन से भी हमें ये पता चलता है तरंगों का ज्ञान होता है, परावर्तन से भी तरंग प्रकृति का ज्ञान होता है, लेकिन ध्रुवण एक ऐसी घटना है जिससे हमें अनुप्रस्थ प्रकृति का ज्ञान होता है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो उनकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ये केवल ध्रुवण ही बता सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन ध्रुवण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के दाब P और एकांक आयतन की ऊर्जा E में संबंध होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P=2/3E, ये P और E का रिलेशन होता है, इसे आप याद रखेंगे। P=2/3E, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो निकाय में परिवर्तन किस प्रकार का है। आंतरिक ऊर्जा का फार्मूला हम आपको बताते हैं, ΔU=Q-W। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दें कि निकाय द्वारा किया गया कार्य यानी कि W, इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर है, ये आंतरिक ऊर्जा है, और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये आपस में दोनों बराबर तभी होंगे जब Q की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाए। अगर Q यहाँ पे 0 हो जाए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर Q हम 0 करेंगे तो ΔU=Q के प्लेस पर 0 कर दोगे तो 0 माइनस में W, यानी कि ΔU=−W। और जब Q 0 होगा तो आप हरदम याद रखिए कि अगर ऊष्मा 0 है तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम में ही संभव है, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम ही एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है और Q बराबर 0 रहता है। तो इसलिए रुद्धोष्म प्रक्रम वाला इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक, बर्फ का जो गलनांक है, हम लोगों ने देखा होगा जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनमें बर्फ बहुत जमा रहती है और बहुत अधिक ताप हो जाने पर गर्मी के दिनों में भी वो बहुत धीरे धीरे पिघलती है। तो सबसे पहले गलनांक को हम समझ लेते हैं। गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ करता है। तो ये एक ऐसा ताप होता है जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ करता है, उसे हम लोग कहते हैं गलनांक। तो पहाड़ों पर जो दाब होता है वो कम हो जाता है, वहाँ पर ऊंचाई बढ़ने से दाब में कमी रहती है, और जब दाब में कमी रहती है तो चूंकि गलनांक वहाँ बहुत ऊंचा रहता है तभी वहाँ पे जल्दी बर्फ़ नहीं गलती है। तो इसका मतलब यह कि दाब बढ़ने पर जो गलनांक होता है दाब वहाँ कम हो जाता है, इसलिए गलनांक जो होता है वो घटता है। तो बर्फ़ का गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है, ये सही नहीं रहेगा। दाब बढ़ने पर घटता है, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो बर्फ़ का गलनांक है दाब बढ़ेगा
तो वो घटेगा फिर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो ये सभी आपके लिए पूरे 20 प्रश्न थे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन का वीडियो बनाता रहूँगा, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।